फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोक्सो एक्ट के बारे में। थोड़ा सा पोक्सो एक्ट देखेंगे हम। इसके सेक्शन 3 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर 2 का पार्ट है। पोक्सो एक्ट को सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसको पोक्सो एक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग इसको पोस्को एक्ट बोल देते हैं, पोस्को, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसका सही प्रोनाउंसिएशन पोक्सो, क्योंकि देखिए सी आ रहा है, सी में के का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए पोक्सो एक्ट है। ठीक है, तो इसका हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 3 to 12 तक, यानी 3 से लेकर 12 तक इसमें सेक्शंस हैं, जिसका हम सेक्शन 3 जो है वो हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 3 जो है वो आईपीसी के सेक्शन 375 के बराबर है। क्योंकि हमने 375 पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको ये सेक्शन 3 उसके साइमल्टेनियसली बताना चाहती हूँ, ताकि आप इसमें ध्यान रखें। तो इसमें बस जैसे 375 में शब्द उन्होंने जो ऑफेंस का शब्द है वो रेप दिया है, लेकिन इसमें पेनिट्रेटिव शब्द दिया है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट इस ऑफेंस का नाम है। सेक्सुअल असोल्ट इसमें और दूसरे ऑफेंस हैं, लेकिन ये एक सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी है। दिस इज़ पेनिट्रेटिव, यानी इसमें कुछ ना कुछ प्रवेश कराया जाता है, पेनिट्रेट करवाया जाता है, इसलिए इसका नाम पेनिट्रेटिव हो गया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। तो सेक्शन 3 को आप याद रखेंगे। ये पोक्सो का जो है अपराधों की कैटेगरी में गंभीर अपराध है। हालांकि इससे भी गंभीर जो है वो सेक्शन 5 के अपराध हैं। ठीक है, लेकिन ये भी गंभीर अपराध है। जो सबसे जो पोक्सो एक्ट में जो दूसरे अपराध दिए गए हैं, सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, उनमें सबसे गंभीर जो है ये पेनिट्रेटिव वाले ऑफेंस हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 जो है पोक्सो एक्ट में जो केसेज आते हैं, तो कई जगह उनको जैसे हम दर्ज करते हैं तो 3/4 पोक्सो एक्ट की कौन सी धारा लगी है, 3/4 पोक्सो लगी है, ऐसे बोलते हैं। वैसे जो है सेक्शन 4 वहाँ होनी चाहिए। सेक्शन 4 में पनिशमेंट है। अगर हम आईपीसी का कोई ऑफेंस दर्ज करते हैं, एफआईआर कोई लॉन्च होती है, तो हम ऐसे बोलते हैं ये 302 का ऑफेंस है, यानी 302 में क्या है, मर्डर। हम फिर बोलते हैं 376 का ऑफेंस है, जिसमें रेप दिया गया है। अब रेप की डेफिनेशन जैसे 375 में है, लेकिन हमेशा जो पनिशमेंट वाली जो सेक्शन होती है उसी में केस दर्ज होता है, तो हम इसको 376 बोलते हैं। लेकिन पोक्सो के मामले में हमारी आदतें कुछ अलग टाइप की हो गई है। यहाँ हम इसको सेक्शन 4 में केस लॉन्च हुआ है ऐसा अमूमन नहीं बोलते, क्योंकि ये बस एक आदत शुमार हो गई है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सेक्शन 4 ही आना चाहिए। लेकिन हम इसको ऐसे बोल देते हैं, सेक्शन 3/4 का केस बना है ना। वो एक्चुअली सेक्शन 3 में तो डेफिनेशन है और सेक्शन 4 में इसका पनिशमेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें पेनिट्रेशन जो है ये मेन है। ठीक है, इसलिए इसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट बोलते हैं। अब क्या पेनिट्रेट इसमें करवाते हैं, या तो ये कोई ऑर्गन हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर पेनिट्रेट होती हैं। किसके अंदर होती हैं पेनिट्रेट? चाइल्ड की बॉडी में, जो बच्चा है उसकी बॉडी में पेनिट्रेट होती हैं, या उसके किसी ऑर्गन में पेनिट्रेट होती हैं। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति का ऑर्गन जो है दूसरे व्यक्ति के ऑर्गन में या दूसरे व्यक्ति की बॉडी में जब पेनिट्रेट होता है, या कोई वस्तु हम उसके बॉडी में पेनिट्रेट करवा देते हैं, तो हम इसलिए इसको इस ऑफेंस को पेनिट्रेटिव बोलते हैं। अब चूँकि ये सेक्सुअल असोल्ट है, मतलब जो एक तरह से सेक्स ऑर्गन पर उसका असोल्ट होता है, हमला होता है, और वो पेनिट्रेट करवा के होता है, इसलिए हम इसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट बोलते हैं। अब देखिए इसमें ऑर्गन कौन कौन से आते हैं। बॉडी के 2 पार्ट इसमें शामिल हैं। एक तो माउथ वाला पार्ट है, यानी माउथ में कोई ऑर्गन पेनिट्रेट करवा दिया जाए, कोई ऑर्गन माउथ के अंदर, मुंह के अंदर दिया जाए, ये माउथ जो है अपर बॉडी पार्ट है। ठीक है, दूसरा लोअर बॉडी पार्ट है
ये 3 इसमें आते हैं, वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस, जिसमें वेजाइना और यूरेथ्रा आगे के हिस्से में और एनस जो है बॉडी के पिछले हिस्से में आता है। तो इस तरह, क्योंकि यही बॉडी पार्ट वो हैं जिनमें कैविटी होती है और इसलिए इनमें कैविटी के अंदर वो पेनिट्रेशन आसान हो जाता है। अब कौन सा पार्ट पेनिट्रेट कर सकता है, ये एक्यूज्ड के पार्ट हैं, ठीक है, एक्यूज्ड की बॉडी के पार्ट हैं, ये पीड़ित की बॉडी के पार्ट हैं कि कहाँ वो पेनिट्रेट करवा रहा है, अपर बॉडी में माउथ और लोअर बॉडी में वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस, ये आपको याद रखने हैं। फिर पेनिट्रेटिव पार्ट कौन से हो गए, तो इसमें चूँकि ये मेल ऑर्गन है एक्यूज्ड का, पेनिस, और दूसरा है एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी लंबी वस्तु जो है इसमें पेनिट्रेट कर सकती है, जैसे कोई पेंसिल है, पेन है, कोई डंडा है। निर्भया कांड में जो विक्टिम थी लड़की, उसके बॉडी के अंदर सरिया पेनिट्रेट करवा दिया गया था और उस वजह से तो कोई भी लंबी ये वस्तु हो सकती है, उस सरिये की पेनिट्रेट करवाने से उसकी आंतें तक जो है वो बाहर निकल आई थी, ख़राब हो गई थी और अंत में लड़की की मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही एक तरह से क्रूर मामला है। अगर हम किसी की बॉडी में कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट करवाते हैं ज़बरदस्ती, तो बहुत गंभीर मामला ये हो जाता है, बहुत ही दर्दनाक ये स्थिति हो जाती है। और बॉडी का और दूसरा कौन सा पार्ट है जो हम इसमें पेनिट्रेट करवा सकते हैं, जैसे कोई फिंगर है वो भी इसमें पेनिट्रेट करवाई जा सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बच्चे की बॉडी में पेनिट्रेट हो सकती है, मतलब अंदर डाली जा सकती हैं। अब हम सेक्शन 3 पर आते हैं। सेक्शन 3 ये कहती है, ए पर्सन इज सैड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कि एक आदमी, देखिए इसमें पर्सन शब्द यूज हुआ है। पर्सन का मतलब ये है पर्सन, ठीक है, पर्सन में मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकती है। इसका मतलब है यहाँ जो एक्यूज्ड है, जो हमारा अपराधी है, वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकती है, इसीलिए इसको जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस कहा गया है। यहाँ जो विक्टिम है वो भी मेल एंड फीमेल दोनों हो सकती है, वो भी मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकती है, ठीक है, और जो अपराधी है वो भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, इसलिए इसमें पर्सन शब्द यूज किया है। देखिए इसमें मेल शब्द यूज नहीं है ना, इसमें ही शब्द यूज नहीं है, जैसा कि आईपीसी में अगर आप देखेंगे, है ना, यहाँ उन्होंने पर्सन शब्द इसमें यूज किया है। ये पर्सन इज सैड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब यहाँ ए जो पॉइंट है, यहाँ ही शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑफेंस है ये मेल द्वारा कारित किया जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ केवल ही शब्द है। ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, ठीक है, ही पेनिट्रेट्स, कौन प्रवेश कराता है, ही जो एक्यूज्ड है, जो पुरुष है, वो पेनिट्रेट करवाता है, और उसका कौन सा ऑर्गन पेनिट्रेट हो रहा है, पेनिस हो रहा है, टू एनी एक्सटेंट। अब ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, टू एनी एक्सटेंट, यानी उसकी लंबाई मायने नहीं रखती है कि वो कितना पेनिट्रेट हुआ है। अगर वो थोड़ा सा भी अंदर प्रवेश हुआ है तो रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। ये हमने पहले ही देख लिया कि जो ये ऑर्गन बच्चे के बताए गए हैं कि जैसे अगर मेल है तो उसकी एनस में वो पेनिट्रेट करवा सकता है, अगर फीमेल है, लड़की है, छोटी है, बच्ची है, उसकी वेजाइना या उसके मुंह में या उसकी यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा जो बाथरूम करने की जगह है, वहाँ पर ये चीज़ें ये पेनिट्रेट हो सकती है। ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड शब्द यूज हुआ है, यहाँ भी देखिए मेल और फीमेल शब्द यूज नहीं किया है इन्होंने, चाइल्ड शब्द यहाँ पर ये यूज किया गया है। तो ये डेफिनेशन से आप देख लीजिए कि ऑफेंस करने के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक तो ही यानी जो एक्यूज्ड है वो ही है, और दूसरा चाइल्ड यानी जो बच्चा है, इसकी एज 18 से कम होनी चाहिए। ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकती है। ऑफ ए चाइल्ड इन्होंने शब्द
यूज किया है। क्या करता है वो, मेक्स द चाइल्ड टू, इसमें और शब्द देखिए, यहाँ भी और शब्द आया है, इसका मतलब एक ऑफेंस यहाँ कंप्लीट हो गया, ये ऑफेंस यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है ऑफेंस, फिर यहाँ ये दूसरा ऑफेंस चालू हो गया है, एनस ऑफ ए चाइल्ड, फिर और शब्द यूज हुआ है। यानी इनमें से कोई भी एक्ट वो करता है तो वो सभी जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पार्ट होंगे। तो मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम, अपने साथ बच्चे से करवाता है, और एनी अदर पर्सन, या दूसरे के साथ करवाता है। तो ये सारे ऑफेंस जो है, अब जैसे किसी बच्चे से वो उल्टा कोई काम करवाता है, ठीक है, बच्चे से अपने ऑर्गन में कुछ डलवाता है तो, या दूसरे के ऑर्गन में कुछ डलवाता है, तो वाइस वर्सा में भी वो सेक्सुअल असॉल्ट होगा, पेनिट्रेटिव। तो यहाँ ये मैंने फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ही शब्द मेल के लिए आया है, पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेशन होना चाहिए। टू एनी एक्सटेंट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ऑर्गन, तो उसका कितना भी हिस्सा, ये इतना 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 कितना भी हिस्सा पेनिट्रेशन में जा सकता है। वहाँ हम डिफेंस में ये नहीं कह सकते कि ये तो बहुत हल्का सा पेनिट्रेट हुआ था, हल्का सा पेनिट्रेट हुआ था, हम ऐसा नहीं कर सकते। एनी शब्द जो है वो उसको ऑफेंस बनाता है। अब यहाँ एक शब्द और है, देखिए इन्होंने शब्द काम में लिया है पेनिट्रेशन। ये इतना डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ता है या किसी पर आरोप लगता है, तो जो बचाव पक्ष के वकील हैं, जो एक्यूज्ड के वकील हैं, वो इन सब पर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, और ये क्रॉस एग्जामिनेशन करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए इसमें ऑफेंस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा, पेनिट्रेशन को। यहाँ इन्होंने इजैकुलेशन शब्द यूज़ नहीं किया है। इजैकुलेशन का मतलब है कि बॉडी का जो लिक्विड है वो उन्होंने बाहर नहीं छोड़ा है, बाहर। तो इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बनने के लिए इजैकुलेशन होना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। पेनिट्रेशन ही अपने आप में पर्याप्त है, और वहीं ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ तक प्रक्रिया नहीं पहुँची है इसलिए अपराध कंप्लीट नहीं होगा। नो, अपराध ही पेनिट्रेशन में ही कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी एनी एक्सटेंट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसको ये ध्यान, ये बातें रखनी पड़ेंगी कि वो अपने केस को प्रूव करे, और जो है इन बातों का ध्यान रखे कि गलत क्रॉस एग्जामिनेशन उस चाइल्ड के साथ ना हो, है ना। अब चाइल्ड में फीमेल होना ज़रूरी नहीं है। हु इज चाइल्ड, ये पॉक्सो एक्ट में एक क्वेश्चन है। तो बिलो 18 ईयर्स मेल एंड फीमेल चाइल्ड में आते हैं। एनी पर्सन हु इज बिलो 18 एंड हु इज मेल एंड फीमेल बोथ कंप्लीट इन चाइल्ड। क्योंकि इसकी जो विशेषता है, इसकी न्यूट्रलिटी ही इसकी विशेषता है पॉक्सो एक्ट की। इट इज़ ए जेंडर न्यूट्रल लॉ, जिसको जेंडर न्यूट्रल बनाया है। क्योंकि जेंडर का कानून देखें तो आईपीसी अपने आप में पर्याप्त थी, उसमें सेक्शन 375 में ये सारे ऑफेंस कवर हो रहे थे, लेकिन वहाँ 375 केवल महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अपराध को ये सेक्शन बनाया गया था। ये पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ अपराध को कवर नहीं करता था, इसलिए एक ये नया एक्ट जो है बनाया गया, और इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी को इसकी विशेषता रखा गया। तो इसलिए जेंडर न्यूट्रलिटी से ये है कि कोर्ट कैन कन्विक्ट अ वुमन टू, यानी दोनों ही बातें हैं। जहाँ विक्टिम दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल, तो जो कन्विक्शन है वो भी मेल और फीमेल को हो सकते हैं। क्योंकि ऊपर ही हमने देखा कि वहाँ अक्यूज्ड जहाँ पर आता है वहाँ पर्सन शब्द का इन्होंने यूज किया है ना। लेकिन ए जो पॉइंट है वहाँ ये यूज कर रहे हैं ही। तो
जो 3 का पार्ट ए है वो ऑफेंस तो मेल के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, मेल बच्चों के साथ अपराध में कहाँ होगा, वो एनस में पेनिट्रेशन होगा, एनस पेनिट्रेशन क्यों के मामले हो सकते हैं, या फिर माउथ पेनिट्रेशन भी वहाँ हो सकता है ना, क्योंकि मेल टू मेल अगर पेनिट्रेशन होता है तो एनस के जरिए ही होता है या फिर माउथ के जरिए होता है, तो वो भी सेक्शन 3 में ही दर्ज होंगे। पहले हम इनको सेक्शन आईपीसी में 377 में इनको दर्ज करते थे, लेकिन अब चूँकि 18 साल से कम उम्र का लड़का है और उसके साथ एनएस के थ्रू पेनिट्रेशन हुआ है तो वो सेक्शन 3 के तहत ऑफेंस होगा। अब इसमें एक केस को हम पढ़ते हैं, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR का मतलब है ए से ऑल, आई से इंडिया, आर से रिपोर्टर, AIR ये एक जनरल होती है। AIR कोई ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, इसको ऑल इंडिया रेडियो भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ये रिपोर्टर है। और इसमें ये एक तरह से रिपोर्टर किसको बोलते हैं, ये मतलब एक जनरल है। जनरल से मतलब है कि एक जैसे पत्रिका टाइप है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट छपते हैं, तो ऐसे से मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये 1497 इसका पेज है। तो इसमें क्या बताया गया है, इवन ए स्लाइट पेनिट्रेशन इन वल्वा इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रेप, रप्चर ऑफ द हीमन इज नॉट नेसेसरी। यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए आया कि कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन में बड़े बड़े दिग्गज जो लॉयर हैं, डिफेंस काउंसिल हैं, वो ये प्रश्न उठाते हैं। जैसे मान लो 2 साल की बच्ची है, 2 ईयर की बच्ची का केस पॉक्सो में आया और वहाँ ये प्रश्न उठाया, बच्चे के हल्का सा खून आया है बस उसकी बॉडी से, उसके वेजाइना से, तो यहाँ ये क्वेश्चन उस बच्चे से तो नहीं लेकिन डॉक्टर से पूछा जा सकता है कि भाई इसका जो हीमन है, हाइमन है, वो तो रैप्चर ही नहीं हुआ, वो तो फटा ही नहीं है। आप जानते हैं कि फीमेल की बॉडी में जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसमें एक हल्का सा पर्दा होता है जिसको हम हीमन या हाइमन बोलते हैं। वो जब ये सेक्स की एक्टिविटी होती है तो वो फटता है और उसी से हम रेप को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ वो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब कि हाइमन तो फटा ही नहीं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फटा ही नहीं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा रैप्चर ऑफ द हाइमन इज़ नॉट नेसेसरी। रैप्चर ऑफ द हीमन भी कुछ लोग हीमन प्रोनाउंस करते हैं, रैप्चर ऑफ द हीमन इज़ नॉट नेसेसरी, वो फटना जरूरी नहीं है। और इवन स्लाइट पेनिट्रेशन, हल्का सा भी पेनिट्रेशन अगर उसकी वल्वा में हुआ है तो ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस, रेप का ऑफेंस जो है बन गया है। यहाँ हमें जो हमारे न्यायाधीश हैं या प्रोसिक्यूशन है, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि छोटी बच्चों में तो एक तरह से इस हाइमन का डेवलपमेंट ही नहीं होता, या ये बहुत गहरा जो उसकी बॉडी का पार्ट है वहाँ बहुत गहरे में ये बैठा रहता है, वहाँ तक पुरुष ऑर्गन पहुँच ही नहीं पाता, तो इसलिए रैप्चर होना मुश्किल होता है। 2 साल की बच्ची के तो ऑर्गन एक तरह से पूरी तरह डेवलप ही नहीं है, और वहाँ ऐसे जो दुश्वारी लोग हैं, ऐसे खतरनाक दुर्दांत अपराधी हैं, उन बच्चियों के साथ अपराध करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन अपराधियों को इस कैटेगरी में कैसे लाएं कि उनको सजा दे पाएँ। तो स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट है और रैप्चर ऑफ द ह्यूमन नेसेसरी नहीं है। इसलिए जो माननीय न्यायाधीश हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल इस आधार पर जो अपराधी हैं वो एक्विट ना हो। आगे चलते हैं। वल्वा पेनिट्रेशन विद और विदाउट वायलेंस इज रेप। वायलेंस होना भी जरूरी नहीं है, विद भी हो सकता है और विदाउट भी हो सकता है। वल्वा पेनिट्रेशन, वेजाइनल, इसको हम वेजाइनल पेनिट्रेशन भी बोल सकते हैं। जो सेक्शन 3A का जो ऑफेंस है वो वेजाइनल पेनिट्रेशन का मामला है, एंड दिस में अकर विद ह्यूमन रिमेन इंटैक्ट। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विदाउट जो है उसका इंटैक्ट पाया गया है। डॉक्टर इसमें जो रिपोर्ट देता है वो हाइमन इंटैक्ट की देता है, वो ये कहता है कि इसमें हाइमन इंटैक्ट है। और कई बार, अभी चलिए हम ये आगे देख लेते हैं। अभी तो हम देखिए इसमें मान लो डॉक्टर ने हाइमन रिमेनिंग
इंटैक्ट की रिपोर्ट दी थी कि इसका हाइमन इंटैक्ट है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निश्चित रूप से जो क्रॉस एग्जामिनेशन है और जो डिफेंस काउंसिल है उन्होंने ये आर्गूमेंट किया होगा कि चूंकि लड़की का हाइमन इंटैक्ट है इसलिए उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस इंटैक्ट रहने से ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। रेप के अंदर वायलेंस होना ज़रूरी नहीं है, हाइमन टूटना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बस उसका पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है कि अगर स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन भी हुआ है तो हम ये मानेंगे कि उसके साथ रेप हुआ है ना। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या हाइमन रेप्चर ज़रूरी है। ये हालांकि मैं बता चुकी हूँ, जो बॉडी पार्ट है चाइल्ड का, लड़की का, उसके ये 2 पार्ट होते हैं। अंदर वाला जो ये वजाइना है उसकी, ठीक है, तो आप इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि जो लोग रेप के केसेस से डील करते हैं उन्हें इन बॉडी पार्ट्स का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अंदर का जो हिस्सा है वो लेबिया माइनोरा कहलाता है और ये आउटर जो इसका पार्ट है वो लेबिया मेजोरा कहलाती है। ये आउटर पार्ट होता है और छोटे बच्चों में हाइमन डीप इनसाइड होता है, ऑर्गन डेवलप नहीं होता। तो जब ये एक्टिविटी होती है सेक्सुअल एक्टिविटी तो पेनिट्रेशन की प्रक्रिया है जो अगर वो यहाँ भी टच कर रही है तो भी इसको रेप में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी रेप का ऑफेंस बन जाएगा। यहाँ इसके अंदर डीप उसका पेनिट्रेशन होना, माइनोरा के अंदर पेनिट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लीबिया मेजोरा तक भी पेनिट्रेशन अगर हुआ है तो उसको रेप ही माना है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और ये हम तभी ध्यान में रख पाएंगे जब हमें बायोलॉजी का ज्ञान होगा। देखिए, लॉ के साथ बायोलॉजी का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ह्यूमन बॉडी को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऑफेंस को भी नहीं समझ पाएंगे। तो बायोलॉजी जो है वो आपको एक तरह से इतनी बायोलॉजी तो आनी चाहिए कि आप ह्यूमन बॉडी को समझ सकें। अब अगला केस आया राजेंद्र दत्ता जारेकर वर्सेज स्टेट ऑफ गोवा का। ये 2009 का है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। ये जो जनरल है इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट केसेस। ये भी इम्पोर्टेंट जनरल है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट छपते हैं। ये क्रिमिनल कैटेगरी की है, इसमें 2 कैटेगरियाँ आती हैं, सिविल में सिविल के छपते हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस में और ये क्रिमिनल की है। इसका ये 892 इसका पेज है। देखिए, कोई भी जजमेंट जो है अगर जब तक उसकी साइटेशन आप नहीं बताएंगे तब तक इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिंपल लिख दिया राजेंद्र दत्ता वर्सेज जारेकर वर्सेज स्टेट ऑफ गोवा, तो अगला दूसरा व्यक्ति उस जजमेंट को कहाँ ढूंढेगा। तो ये जो साइटेशन है ये उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि इस केस को आप यहाँ पढ़ सकते हो। इसको ऑनलाइन भी आप ढूंढ सकते हैं या आप ऑफलाइन भी इसको इस बुक में जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये जजमेंट आपको मिल जाएगा। तो लॉ में ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने की बात है कि नाम के साथ साथ, क्योंकि एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं, कई सारे केस हो सकते हैं, लेकिन साइटेशन जो है उसका पेज नंबर एक चीज़ देखिए। 2009 इसका वॉल्यूम भी बता दिया इन्होंने, 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज क्रिमिनल 892 ये इसका पेज है। यहाँ इसमें क्या कहा है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ 376 IPC इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हाइमन शुड बी रैप्चर। इन्होंने फिर कहा है, इस बात को वापस प्रेस किया है कि हाइमन रैप्चर होना ज़रूरी नहीं है रेप के मामले में। ज़्यादातर क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जो FSL रिपोर्ट है उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है। FSL में आता है कि ये हाइमन इसका, ये डॉक्टर की रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसका हाइमन रैप्चर है कि नहीं, और FSL में फिर ये देखा जाता है कि वहाँ पर जो है वो कोई भी स्पर्म मौजूद था कि नहीं, स्पर्म की स्थिति थी कि नहीं, ये इसमें देखा जाता है। डॉक्टर इट वॉज ऑब्जर्व दैट सेक्शुअल इंटरकोर्स मीन्स द स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन। इन्होंने फिर कहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से हम क्या मतलब निकालते हैं कि स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन, यानी हल्का सा भी पेनिट्रेशन है तो हम उसको लीगली रेप मानेंगे। लीगली द ऑफेंस ऑफ रेप विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इंजरी टू द जेनाइटल और लिविंग एनी सेमिनल स्टेन्स। यानी स्टेन्स जरूरी नहीं है, वही स्पर्म की बात है, स्पर्म कह दो, ये सीमन कह दो, है ना। सीमन स्पर्म जो है, सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं। तो ये भी आपको
बायोलॉजी का ही हिस्सा है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इंजरी, कई बार इंजरी का पॉइंट हमारे यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट तरीके से उठाया जाता है। अगर किसी लड़की के इंजरी नहीं है बॉडी पार्ट्स पर या उसके इनर बॉडी पार्ट्स पर, तो हम कहते हैं उसके साथ रेप नहीं हुआ, वो झूठ बोल रही है। बट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंजरी होनी ज़रूरी नहीं है लड़की के, और इंजरी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि फोर्स का यूज नहीं किया गया और उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई है। फीमेल ओरल स्टेटमेंट और मेडिकल एविडेंस, यानी जब हम रेप को साबित करते हैं तो दो तरीके से उसको साबित करते हैं। ये फीमेल यानी वो विक्टिम का स्टेटमेंट है जो वो ओरल रूप से बयान देती है, सेक्शन 161 सीआरपीसी में बयान देती है, फिर 164 सीआरपीसी में बयान देती है, फिर कोर्ट के सामने एविडेंस उसकी होती है। यहाँ वो ओरल स्टेटमेंट बताती है। फिर मेडिकल एविडेंस से उसका कोरोबोरेशन ढूंढा जाता है कि लड़की सच, क्योंकि और कोई तो इसमें आई विटनेस तो होता नहीं है, तो रेप के मामलों में सेकंड जो कोरोबोरेशन ढूंढा जाता है वो मेडिकल एविडेंस ही इम्पॉर्टेंट है। और मेडिकल एविडेंस में हम दो चीज़ें देख लेते हैं, एक तो हाइमन रैप्चर है कि नहीं, दूसरा इंजरी है कि नहीं। और इंजरी अगर है तो वहाँ बॉडी पार्ट्स में फिर क्या मिल रहा है, वहाँ पर ब्लड मिला है, कोई सीमन मिले हैं, क्या पोजीशन है, ये हम एफएसएल से फिर जांच करवाते हैं उसकी। तो इससे हम उसका कोरोबोरेशन ढूंढते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर का केस है महेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1998 क्रिमिनल लॉ जनरल 1597 क्रिमिनल लॉ जनरल, ये भी एक तरह की जनरल है। इसमें क्रिमिनल की केसेज माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की छपते हैं। तो इसमें भी ये कहा है कि हाइमन रैप्चर होना ज़रूरी नहीं है। इस केस में हाइमन रैप्चर नहीं हुआ था, तो इट वाज नॉट रेप, फोर्स है। तो ये हम अनुमान क्या करते हैं, अगर हाइमन रैप्चर नहीं है तो हम अनुमान क्या करते हैं कि ये रेप नहीं है, लड़की तो झूठ बोल रही है ना। हम तो तभी उसको मानते हैं जब फोर्स है। फोर्स होगा तो कहीं ना कहीं इंजरी होगी या रैप्चर होगा हाइमन। तो हम ये कहते हैं कि इसमें ये तो अपनी, क्योंकि यहाँ हमको कंसेंट का बड़ा बिंदु डिसाइड करना पड़ता है कि ये सब कंसेंट से हुआ या फोर्स से हुआ। फोर्स है तो ही रेप है, अगर कंसेंट से है तो रेप नहीं है। तो यहाँ हम फोर्स को कैसे अंदाज़ा करते हैं कि हाइमन रैप्चर है तो फोर्स है, इंजरी है तो फोर्स है। बट माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो ऊपर हमने दो केस देखे हैं उनमें भी यही कहा है, और इस माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि फोर्स होना जो है, फोर्स होने की निशानी ये नहीं है कि उसके इंजरी ही आए या उसका हाइमन ही रैप्चर हो। अनरैप्चर्ड हाइमन डू नॉट ऑलवेज लीड टू द इन्फ्रेंस दैट फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉज नॉट कमिटेड विद द प्रोसिक्यूट्रिक्स। उन्होंने ये कहा कि जो अनरैप्चर्ड हाइमन है, बिना टूटा हुआ हाइमन है, वो हमेशा इस बात का हमें इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की इजाज़त नहीं देता है। यहाँ इन्फ्रेंस का मतलब है अनुमान, ठीक है। तो इस बात का हम अनुमान हमेशा नहीं कर सकते अगर हाइमन अनरैप्चर्ड है तो, कि उसके साथ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। यानी कहने की बात वही आ गई, बार बार हम इंजरी और हाइमन रैप्चर हाइमन को जो है वो कोरोबोरेशन, संपुष्टिकरण का आधार ढूंढते हैं, है ना। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका आधार आपको ढूंढने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमेशा हर केस में, रेप के हर केस में ज़रूरी नहीं है कि इंजरी हो, हाइमन रैप्चर ही हो। अगला फिर केस आ गया मदन गोपाल कक्कड़ वर्सेस नवल दुबे, 1992 का केस है। ये सब हालांकि आईपीसी में ये मामले दर्ज हुए थे, आईपीसी में डिसाइड हुए हैं, बट ये पोक्सो में भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं 3 सेक्शन 75 बराबर 3, पोक्सो का सेक्शन 3 और इसका 375 सेम है, बस बच्चों की एज में डिफरेंस है। इसमें जो है किसी भी एज का हो सकता है, और इसमें वुमेन हो सकती है, इसमें किसी भी एज का बच्चा हो सकता है, उसकी एज जो है वो बिलो 18 होनी चाहिए। इतना ही तो डिफरेंस है, बिलो 18 का डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है।
इमिशन, वही बात आ गई, इमिशन और पेनिट्रेशन में हमें वो इजेकुलेशन कह लो, इमिशन कह लो, तो इन दोनों में जो है डिफरेंस है। इमिशन यानी सीमन का निकलना और पेनिट्रेशन यानी केवल प्रवेशन है, प्रवेश हो रहा है। तो ये इमिशन इसमें जरूरी नहीं है। हेल्ड द स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द वल्वा इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट रेप। तो आप ये देखिए, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये तीसरा जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो हमें दिखा रहा है कि ओनली स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन, हल्का सा भी अगर चीज़ यहाँ टिप भी अगर पेनिट्रेट हुई है तो भी हम मान लेंगे कि रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, रेप का अपराध बना है। इट में विद इमिशन, इट में विदाउट इमिशन, यानी सीमन का निकलना जरूरी नहीं है, विद इमिशन हो सकता है और विदाउट भी हो सकता है। तो ये बातें आपको बहुत डीपली ध्यान से ये देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप एविडेंस का एप्रिशिएशन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तब आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहोगे कि क्या डिसाइड करूँ मैं, हाइमन रैप्चर है नहीं, इंजरी है नहीं, तो लड़की झूठ बोल रही है और लड़की सच बोल रही है। वास्तव में ये बड़ा एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि गेहूं को भूसे के ढेर में से भूसा जो होता है ना, चारा, उसके ढेर में से अलग करना है ना। जैसे ये 4 दाने गेहूं के हैं, ठीक है, और ये जो चारा है ये इतना सारा इतना सारा इतना सारा। अब इस ढेर में से ये ढेर चारे का है, इसमें ये गेहूं के दाने हम मिला दें, इसमें मिला दें, फिर ये कहें न्यायाधीश को कि तुम अब ये गेहूं के 4 दाने ढूंढो, बड़ा मुश्किल है। तो जहाँ केवल इकलौती लड़की के बयान हैं तो वहाँ और कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, हाइमन रैप्चर नहीं है, इंजरी है नहीं, तो सच और झूठ का डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 4 दाने इस गेहूं के ढेर, इस चारे के, इस भूसे के ढेर में से निकालने जितना ही ये मुश्किल है। तो न्यायाधीश का काम बहुत आसान नहीं है। हमें रात दिन इसी मतलब ये एक तरह से मेंटल मैं क्या कहूँ इसको, मेंटल एक्सरसाइज कह देती हूँ कि लगातार आप थिंकिंग करते रहो, थॉट प्रोसेस जो है, इसलिए मेंटल वर्क है जज का काम, बिल्कुल मेंटल वर्क, कि वो लगातार उसी प्रक्रिया में सोच रहा है, लगातार एक डिसीजन को करने के लिए आपको अंदाज़ा नहीं होगा 7 दिन 10 दिन एक ही फाइल पर कई बार अटक जाते हैं कि क्या करें, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक लाइन को 100 बार पढ़ना पड़ता है कि क्या मतलब निकल रहा है इसका। बहस में जो आर्गुमेंट होते हैं, एडवोकेट सहायता करते हैं कि हमने किस एंगल से, किस एस्पेक्ट से सवाल पूछा था और इसका हम क्या मतलब, लड़की ने जो जवाब दिया इसका क्या मतलब निकालना चाहिए। लेकिन जब बहस होती है तो आप ये ध्यान दीजिए कि प्रोसिक्यूशन लगातार चुप ही रहता है। अधिकांश मामलों में मैंने चुप रहते देखा है और केवल डिफेंस लॉयर बोलता है। तो डिफेंस लॉयर जो है जज के माइंड को प्रभावित कर देता है, क्योंकि बार बार आप किसी चीज़ को एक ही बार सुनाएंगे, साहब अपराध नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इंजरी नहीं है, फोर्स नहीं है, हाइमन इंटैक्ट है, तो ऑफेंस हुआ नहीं, तो ये दिमाग में बातें बैठ जाती हैं। इसलिए प्रोसिक्यूशन को भी उसी पुरजोर शब्दों में बहस करनी चाहिए और अपनी एंगल को स्पष्ट करना चाहिए, अपने एस्पेक्ट को जज के सामने बताना चाहिए। चलिए खैर, अब हम डॉक्टर का बयान जैसे आता है, लड़की, डॉक्टर से एक सवाल पूछा, लड़की विक्टिम के शरीर पर, बॉडी पार्ट्स, वेजाइना पर कोई चोट नहीं है। मैं बार बार इसी बिंदु पर जोर दे रही हूँ क्योंकि ये बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा इसको डिसाइड करना, जब कोई फाइल आती है तो बड़ा मुश्किल है इसको डिसाइड करना कि लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। वो तब ज़्यादा मुश्किल है जब कोई कोरोबोरेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि 16 आई विटनेस भी बहुत है। 16 आई विटनेस, अगर अपराध किसी के साथ हुआ है तो वो गवाह कहाँ से लाए, बेचारा कहाँ से गवाह लाए। लेकिन हम गवाह की मांग नहीं कर रहे, लेकिन ये जो 16 आई विटनेस है ये तो ट्रस्टवर्दी हो, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इसी की क्या गारंटी है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो इसलिए हम कोरोबोरेशन उससे थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ हुआ होगा।
तो यहाँ क्वेश्चन जिरह में ये पूछा क्रॉस एग्जामिनेशन में, लड़की के शरीर पर, बॉडी पार्ट्स, वजाइना पर कोई चोट नहीं है, इसलिए ये बात सही है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। ये जिरह में सवाल पूछा गया और डॉक्टर कह देता हाँ ये बात सही है। तो माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, डॉक्टर ने बलात्कार होना नहीं बताया, है ना। जो कोर्ट डिसीजन दे रहा है उसकी मैं बता रही हूँ। कई बार ऐसी भी अप्रिशिएशन करती है कोर्ट। डॉक्टर ने बलात्कार नहीं होना नहीं बताया, मेडिकल साक्ष्य से लड़की के बयानों की पुष्टि नहीं होती है ना। डॉक्टर ने यह मना कर दिया कि उसकी क्योंकि चोट नहीं है। ये जिरे में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। मेरा ये मानना है ये टोटल रॉन्ग व्यू है। मुलजिम एक्यूज्ड इस आधार पर बरी किया जाना बिल्कुल, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर के बयान जो हैं वो जजमेंट, डॉक्टर ने जजमेंट कर दिया यहाँ तो बयान दे के, और डॉक्टर तो किसी भी मोटिव से या नहीं समझ आती उसको चीज़ें, क्योंकि वो एक लीगल व्यक्ति नहीं है, वो मेडिकल व्यक्ति तो है, मेडिकल की बातें बता सकता है बट वो लीगल नहीं बता सकता। तो इसलिए ये केस आया राजेंद्र दत्ता जारेकर वाला जो केस है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, रेप इज ए लीगल टर्म। रेप जो है एक लीगल टर्म है, वो एक लीगल शब्द है। इट इज़ नॉट ए डायग्नोसिस टू बी मेड बाय द मेडिकल ऑफिसर। डॉक्टर जो है रेप का डायग्नोसिस नहीं कर रहा है, वो केवल इंजरी का डायग्नोसिस, वो हर्ट का डायग्नोसिस कर रहा है कि उसके कोई हर्ट है कि नहीं है, उसकी कोई इंजरी भी शब्द जो है वो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इंजरी और हर्ट में भी अंतर है। इंजरी में तो रेपुटेशन की भी इंजरी होती है, इसलिए अगर मैंने ऊपर इंजरी शब्द यूज किया तो वो भी गलती है। इसको मैं हर्ट कहना चाहूँगी, क्योंकि हर्ट ही दो तरह की हो सकती हैं, सिंपल जो 319 में डिफाइन की हुई है और 320 में, सिंपल और ग्रीवियस। लेकिन इंजरी तो जो हमारा आईपीसी का डेफिनेशन पार्ट है उसमें इंजरी दी हुई है, उसमें रेपुटेशन की अगर हानि होती है तो वो भी इंजरी है, प्रतिष्ठा की अगर हानि हो रही है वो इंजरी है, मन की हानि हो रही है वो भी इंजरी है। इसलिए हम यहाँ मन की हानि को तो देख ही नहीं रहे, हम उसकी रेपुटेशन की हानि को नहीं देख रहे, इसलिए हम यहाँ इंजरी शब्द भी इस्तेमाल करना मैं इसको गलत बता रही हूँ, बल्कि यहाँ हर्ट शब्द यूज होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है, इट इज़ नॉट ए डायग्नोसिस टू बी मेड बाय द मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर को ये डायग्नोस नहीं करना है कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रेप तो लीगल टर्म है और दो चीज़ों से बनता है, एक तो पेनिट्रेशन प्लस फोर्स। अगर ये दो चीज़ें हैं तो रेप बना। तो डॉक्टर जो है पेनिट्रेशन तो बता सकता है बट वो फोर्स नहीं बता सकता, वो हर्ट तो बता सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती वाली जो चीज़ है ये तो कोर्ट को पूरी एविडेंस का एनालिसिस करने से ही पता चलेगी। द ओनली स्टेटमेंट दैट कैन बी मेड बाय ए मेडिकल ऑफिसर इज़ दैट देयर इज़ एन एविडेंस ऑफ रिसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी। केवल ये रिसेंट वहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है, यही केवल डॉक्टर बता रहा है। और रिसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी में वो वहाँ अगर हाइमन इंटैक्ट है तब भी वो ये नहीं कह सकता कि वहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई, वो तो बल्कि हार्ट को ही बताएगा कि वहाँ पर कोई सीमन है कि नहीं, कोई उसने कोई ऐसा वहाँ कोई वस्तु छोड़ी कि नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दे दी, कोई डिजीज। जैसे एक लड़की के मामले में देखा गया कि एक्यूज को HIV था, वो एक्यूज HIV पॉजिटिव था और उसने लड़की की बॉडी में HIV के दाने छोड़ दिए, मतलब HIV के जीवाणु छोड़ दिए। जब उसने सेक्स किया तो वो जो जीवाणु थे उसके ट्रांसफ़र हो गए लड़की के, तो लड़की को भी HIV पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ ये साबित हो गया कि ये चीज़ें, ये एक्यूज्ड का डायग्नोसिस हुआ, लड़की का हुआ, पता चला कि ये चीज़ यहीं से आई है, इसलिए ये माना गया कि लड़की के साथ पेनिट्रेशन हुआ है। तो यहाँ ये राजेंद्र प्रसाद वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेप हैज़ कमिटेड और नॉट, इट इज़ ए लीगल कंक्लूजन है। इसलिए डॉक्टर की राय के आधार पर ये नहीं समझ जाना चाहिए कि वो डॉक्टर कह रहा है कि रेप नहीं हुआ तो हम मान लें कि रेप नहीं हुआ। इट्स नॉट ए मेडिकल कंक्लूजन नहीं है। डॉक्टर इंजरी की बजाय मैं इसको हर्ट यूज़ करूँगी, हर्ट नहीं है तो रेप नहीं, डॉक्टर ये कह रहा है, बट फोर्स नहीं तो रेप नहीं। टोटली रॉन्ग एस्पेक्ट है डॉक्टर का। कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाय ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की ओपिनियन से कोर्ट बाउंड नहीं है। अब क्वेश्चन
देखिए सेक्शन 6 में इसके एग्रीवेटेड फॉर्म है और सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट है। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सेक्शन 6 में सज़ा दे दी तो क्या सेक्शन 4 में भी ज़रूरी है? तो कई बार जब चार्ज लगता है तो 3/4 का भी चार्ज लग जाता है और 5/6 का भी चार्ज लग जाता है। 5/6 में रेप के ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के गंभीर रूप है, एग्रीवेटेड रूप है इसमें। तो ये कई बार जैसे अब दोनों सेक्शंस का चार्ज लग गया, 5/6 में भी लग गया, 3/4 में भी लग गया, तो सज़ा किस में दें? दोनों में दें या किसी एक में दें? तो यहाँ मैं ये जजमेंट आपको बताना चाह रही हूँ। सागर दीनानाथ जाधव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 क्रिमिनल लॉ जनरल 4271 बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और उन्होंने कहा है अगर सेक्शन 6 में हमने सज़ा दे दी है, 5/6 में सज़ा दे दी है, तो सेक्शन 4 में सज़ा की ज़रूरी नहीं है। व्हेन कोर्ट कन्विक्ट्स एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 6 देन नो नीड टू कन्विक्ट हिम अंडर 4। कन्विक्शन ज़रूरी नहीं है सेक्शन 4 में अगर हमने 6 में कर दिया, क्योंकि 6 जो है ग्रेटर ऑफेंस है, बड़ा है, तो छोटा जो है उसके अंदर ही समाहित हो जाएगा। अब सेक्शन 3A हमने पढ़ लिया। सेक्शन 3B में इंसर्शन शब्द है, इंसर्ट, ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? डंडा, सरिया। ये बी वाला पार्ट है, हम बी वाला पार्ट अब पढ़ रहे हैं। ए हमने कंप्लीट कर दिया, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। क्रूर तरीका है एनी ऑब्जेक्ट, किसी लड़की के, किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की, 18 साल से कम उम्र के लड़की की बॉडी में उसके जो पार्ट्स हैं, वजाइना या एनस, उनमें हम कोई वस्तु इंसर्ट करा रहे हैं, वस्तु उसके शरीर के अंदर घुसेड़ रहे हैं ज़बरदस्ती। कितना क्रूर तरीका है ये, तो है ना। और बॉडी पार्ट, कोई बॉडी पार्ट इसमें हम घुसाते हैं, फिंगर मोस्टली। लेबर, जैसे 4 साल की एक बच्ची बाथरूम में गई और वेजाइना में, ये जो वहाँ लेबरर काम कर रहा था उसने उसकी वेजाइना में फिंगर इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ जो है इंसर्शन होता है इसका, और इसमें कोई भी बॉडी पार्ट हम कर सकते हैं, फिंगर या फिर ऑब्जेक्ट, इन दोनों का इंसर्शन जो है इसके अंदर हो सकता है। तो ये ब्लड आएगा, फिंगर अगर हम घुसाते हैं उसके अंदर तो ब्लड आ सकता है, लेकिन सीमन नहीं मिलेगा। अब यहाँ फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम FSL रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे तो, या क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे एक्यूज के एडवोकेट करेंगे, तो वो तो बिल्कुल उनको तो अपने मुलजिम को बरी कराना है, एक्विट कराना है, तो वो तो कुछ भी सवाल पूछेंगे। लेकिन प्रोसिक्यूशन को, कोर्ट को ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मामला किस तरह का है। और FSL रिपोर्ट में आ गया कोई सीमन नहीं आया, अब कोर्ट ये सोचे कि यहाँ फिर वही बात कि लड़की तो कह रही है उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन FSL रिपोर्ट में कोई, उसके बॉडी में कोई सीमन ही नहीं आया, तो कोरोबरेशन नहीं हो रहा, पुष्टि नहीं हो रही उसके अपराध की, तो मान लेंगे लड़की झूठ बोल रही है। नहीं भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराया है, अगर लड़की की बॉडी में कोई लकड़ी घुसेड़ दी है, तो कहाँ से सीमन आएगा? बट ये रेप बनेगा, सेक्सुअल पेनिट्रेशन बनेगा। तो हमें ये देखना होगा कि अपराध किस तरह से किया गया है, अपराध किस तरह से किया जा रहा है, तो उस हिसाब से ही हम इन चीज़ों को देखेंगे। ब्लड किसका होगा? अब यहाँ कुछ लोग ये भी तलाशते होंगे कि अक्यूज्ड का ब्लड तो मिला ही नहीं लड़की की बॉडी में। भाई जब कोई लकड़ी उसके पेट में डाल दी है वेजाइना के थ्रू, या कोई फिंगर डाली है, तो ब्लड तो लड़की का ही होगा ना, लड़के का तो हो ही नहीं सकता वहाँ पे। तो FSL रिपोर्ट को में अगर लड़के का सीमन ऐसी परिस्थिति में नहीं मिलता है और कोर्ट अक्यूज्ड को इस आधार पर बरी कर दे, तो वो बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि वास्तव में किस टाइप से ऑफेंस किया गया है और उसमें वहाँ क्या मिलना चाहिए। हमें बिल्कुल दिमाग लगाना चाहिए कि वहाँ मिलेगा क्या, क्या क्या एविडेंस हमें मिल सकती है। ब्लड मिलेगा, लड़की का होगा, तो FSL रिपोर्ट में आएगा लड़की का ब्लड है। तो अगर वहाँ हम लड़के का, अक्यूज का ब्लड ढूंढने लग जाएं, या हम वहाँ सीमन ढूंढने लग जाएं, तो नहीं मिलेगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी यहाँ डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपने ये सवाल पूछ लिया तो बिल्कुल व्यर्थ सवाल है। तो पार्ट A का डिफरेंस और पार्ट B के डिफरेंस को हमें
समझना जरूरी है। पार्ट ए किसका, वो सेक्शन 3A का है ना, सेक्शन 3A को मैं पार्ट ए बोल रही हूँ, है ना, और सेक्शन 3B को जो है मैं पार्ट बी बोल रही हूँ। तो पार्ट ए में सीमन मिलेगा, FSL रिपोर्ट अगर आती है या DNA रिपोर्ट आती है, लेकिन पार्ट बी में सीमन नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर जो है हमें ये जजमेंट करते समय चीज़ों को देखना होगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होना चाहिए, नॉट बीइंग द पेनिस, क्योंकि पेनिस तो हमने ए में कर दिया, ये तो इसमें आ गया। और पार्ट बी में जो है इन्होंने लिखा है पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी में पेनिस के अलावा पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए मैंने यहाँ फिंगर शब्द यूज किया कि ये पार्ट ही बॉडी का ऐसा है जो दूसरे में हम इंसर्ट करा सकते हैं। और जनरली जो केसेस देखे गए हैं उनमें फिंगर इंसर्ट कराने के ही मामले आए हैं, या फिर कोई डंडा, लोहे का डंडा, सरिया, लकड़ी का लोहे का सरिया, लकड़ी का डंडा, ये इस तरह की लंबी चीज़ें जो है उसके वजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में अंदर इंसर्ट करवा दी जाती हैं। या वो उल्टा भी करवा सकता है, खुद के में डलवा ले, तो ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि इसमें ये शब्द भी यूज किए हैं, मेक्स द चाइल्ड टू डू विद हिम। अगर बच्चे से करवाता है तो भी वो वाइस वर्षा जैसे हो जाता है तो भी वो अपराध उसी रूप में बनेगा। और एनी अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को करवाता है। अब अगर और एनी अदर पर्सन यानी दूसरे व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा करवाता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ अबेटमेंट वाली स्थिति भी आ सकती है ना, वो एक तरह से अबेटर हो गया फिर तो। जैसे ये मास्टरमाइंड हो गया हमारा, ये कह रहा है इस बच्चे को कि तू बी के साथ ऐसा कर, है ना, तो यहाँ बच्चा दोषी नहीं हुआ। यहाँ ए व्यक्ति जो है ए और बी जो है अक्यूज्ड हुए, और ए जो है खुद के साथ तो कुछ नहीं करा रहा, ना खुद कुछ कर रहा है, बस बच्चे को जो है इंस्टिगेट कर रहा है कि तू बी के साथ कुछ कर। तो ये ए जो है यहाँ मास्टरमाइंड की भी भूमिका में आ जाता है। तो ऐसे ऑफेंसेस में ट्रू ऑफेंडर को ढूंढना और उसका ट्रू ऑफेंस ढूंढना कि इसने वास्तव में क्या अपराध किया है, तो सेक्शन 3 को इस एंगल से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादातर मामले मैंने ये दर्ज होते देखे हैं कि सेक्शन 3 उसी स्थिति में दर्ज करते हैं जब कोई व्यक्ति ए अक्यूज्ड जो है वो चाइल्ड के साथ ऑफेंस कर रहा है। अभी तक मेरे सामने तो ऐसा कोई मामला नहीं आया है जब किसी ए मास्टरमाइंड ने बच्चे को ये कहा हो कि तू बी के साथ कर, ऐसा कोई मामला मेरे सामने तो नहीं आया। अब इसमें 3 सेक्शन जो 3 का सी है वो मैनिपुलेट्स की बात करता है, मैनिपुलेशन, है ना, मैनिपुलेशन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। यहाँ वो जो बच्चे की बॉडी है उसके किसी पार्ट को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब कि वो इजी बनाना चाहता है उससे सेक्सुअल एक्टिविटी को, इसलिए जो बच्चे के दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनको चलायमान कर रहा है, उनको एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ मैनिपुलेशन का मतलब ये है। यहाँ फिर मैं आपको कहूँगी कि यहाँ फिर बायोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो सेक्सुअल ऑर्गन्स कहलाते हैं और कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कहलाते हैं, ये आपको देखने हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को अगर वो मैनिपुलेट करता है, क्योंकि है ना, ताकि उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी ईजी हो जाए, सो एज टू कोज पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन को करने के लिए वो इन ऑर्गन्स को यूज करता है, ये मैनिपुलेशन का ये मतलब है। तो भी ये देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें FSL जो चीज़ है वो तो आएगी नहीं। FSL की कोई इसमें कोई सीमा ना आ जाए कुछ, क्योंकि वो तो सिर्फ मैनिपुलेशन करते ही तो ऑफेंस हो गया रेप का, मैनिपुलेशन अपने आप में। सो एज टू कोज पेनिट्रेशन, बस यहाँ उसका इंटेंशन जो है वो क्या कर रहा है, टू कोज पेनिट्रेशन। टू कोज पेनिट्रेशन तो इंटेंशन में आ गया, सो एज टू कोज पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन कर नहीं रहा है, बस इंटेंशन है। और कर क्या रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी चाइल्ड की बॉडी, ये जो पार्ट हैं इसके अंदर वो डालने के लिए, पेनिट्रेशन करवाने के लिए उसकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका यूज कर रहा है।
और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, या खुद करवा रहा है विद हिम और एनी अदर, या दूसरे से करवा रहा है। और शब्द यूज हुआ है बार बार, इस और को आप ध्यान दीजिए। तो मैनिपुलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वाई, क्या है इरादा, इरादा क्या है उसका, टू कोज में पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन कराने का तो इरादा है, और दूसरे अदर बॉडी पार्ट का मैनिपुलेशन कर रहा है। तो यहाँ जो है जो सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है, इससे भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हम किसको तो हम टच करना कहेंगे, जब हम दूसरे की बॉडी को टच करते हैं तो हम उसको सेक्शन 7/8 में भी तो ले सकते हैं ना। तो यहाँ टच करना किसको कहेंगे और मैनिपुलेशन करना किसको कहेंगे, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको डिफ्रेंशिएट जब हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वो ऑफेंस सेक्शन 7/8 में बना है या इसमें 3/4 में बना है। तो इसमें भी एविडेंस जब आती है तो आपके दिमाग की जो तंतु है वो हिल जाएंगे कि उस एविडेंस को परखना, उसका एप्रिसिएशन करना और उसको ले जाना कि किस धारा में ये अपराध बना है। अब इसको हम अटेम्प्ट टू रेप में पहले ले जाते थे 376/511 में मैनिपुलेशन को, अब हमने इसको भी रेप की कैटेगरी में ही माना है। तो ये रेप की खतरनाक डेफिनेशन है, और मैं ये कहूँ कि ये एक्सटेंशन हो गया है रेप का, क्योंकि कई बार जैसे क्वेश्चन कोई अपराधी पूछता है ना, क्या पूछता है कि भाई मैंने तो सिर्फ उसके साथ रेप नहीं किया, वो रेप को सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से ही जोड़ते हैं। अभी भी लोगों के दिमाग में ये है कि अगर आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है तो ही रेप की डेफिनेशन में आएगा। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी तक ही रेप सीमित नहीं रहा है, बल्कि सेक्सुअल एक्टिविटी में जो जो काम मदद कर रहे हैं वो भी रेप की डेफिनेशन में आ गए हैं। तो उनमें भी आपको सज़ा हो सकती है 10 साल से ऊपर की, LI हो सकती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, हम पर तो झूठा आरोप लगा दिया, भाई झूठा आरोप नहीं है, रेप की डेफिनेशन को ही एक्सटेंड कर दिया गया है ना। पहले तो सिर्फ जो एक्टिविटी थी, अगर जैसे पुरुष ऑर्गन है ये पेनिस, और ये अगर वेजाइना के अंदर पेनिट्रेट करता है तो केवल इस एक्टिविटी को हम रेप की डेफिनेशन कहते थे। लेकिन अब आप यदि देख रहे हैं, B पॉइंट देख रहे हैं, C देख रहे हैं, D देख रहे हैं, ये डेफिनेशन रेप की एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ और इनको इतना ही इसमें झूठा आरोप लगाना बहुत आसान है, और इनमें सच ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। तो दोनों ही बातें इसमें ये जो है मुलजिम को एक्विट कराना, बचाव पक्ष के जो वकील साहब हैं उनके लिए भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्रोसिक्यूशन के लिए अपनी चीज़ों को साबित करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि एविडेंस, आई विटनेस तो है ही नहीं आपके पास, केवल उस बच्चे के बयान हैं, और बच्चे को किसी ने यूज कर लिया है कि इस मुलजिम को फंसाना है, इसको ए व्यक्ति को फंसाना है, तो वो बेचारा मारा जाएगा। तो बड़ी धारदार मैं तो ये कहूँ कि दोधारी तलवार है ये, दो तरफ से, मतलब बहुत मुश्किल है। सच को पहचानना मुश्किल है और झूठ को बाहर निकालना मुश्किल है। तो क्योंकि रेप की जो एक्सटेंशन हुआ है उसको समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ओनली जो विक्टिम्स ओरल एविडेंस है वो ही हमारा सब कुछ आधार है, हमारी एविडेंस का आधार केवल वही है। और अगर वो सच ना बोले तो, इसलिए मेरा ये बार बार असर्शन रहता है, मैं ये मेरी ये पर्सनल राय हो सकती है कि जो भी गवाह झूठ बोलें, अभी हमें समय आ गया है कि हम क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इस चीज़ को इजाद करें। ये हमारे पास प्रोविज़न तो है, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम ज़्यादातर झूठे गवाहों को सज़ा नहीं देते हैं। आप लोग जैसे एडवोकेट्स हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, जजेज हैं, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो IO बनते हैं, कि हमारा जो पूरा जोर है वो अपराधी को सज़ा दिलाने में तो है। अक्यूज्ड को हम सज़ा देना चाहते हैं, बट हम झूठे गवाहों को सज़ा नहीं देना चाहते। और यही क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का आधार है। पूरे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का आधार ओरल एविडेंस है। जो गवाह ने कहा
कोर्ट में अपने मुंह से बोलकर, वही हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का आधार है। क्योंकि हर मामले में हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं ला सकते। जैसे ये रेप एक्सटेंशन के जो मामले हैं, इनमें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ से लाएंगे? हमारे पास ना कोई दूसरा आई विटनेस है, ना हमारे पास FSL रिपोर्ट है, ना हमारे पास DNA रिपोर्ट है, फिर भी हम कह रहे हैं कि ये रेप बनेगा। तो रेप कैसे बनेगा? केवल विक्टिम के बयान है, और विक्टिम अगर झूठ बोले, किसी को फंसाना चाहे तो फंसा देगा। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कोर्ट्स पर है, प्रोसिक्यूशन पर है, पुलिस के ऑफिसर्स पर है। इन सबको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम सच का साथ दें, किसी निर्दोष को हम सजा ना दें। ये हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। लेकिन ये सिस्टम में हमें ढालना पड़ेगा, हमें आदत बनानी पड़ेगी कि गवाहों पर जब तक सच बोलने का दबाव नहीं होगा, वो, क्योंकि अब चालू हो गया है झूठ बोलना। पहले तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था, अंग्रेज बिल्कुल सख्त थे। और अभी विदेशों में आप देखते हैं कि जो गवाह झूठ बोलते हैं उनके प्रति कोर्ट्स बड़ी सख्त रहती हैं, वहाँ झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है। जो एडवोकेट्स हैं वो भी अपने क्लाइंट को यही सिखाते हैं कि भाई कोर्ट के सामने जो सच है। और इसीलिए लेकिन हमारे यहाँ तो अब झूठ बोलना शुरू, हम राय भी यही देते हैं कि किसी को जेल भेजना है। हमारा ये ईगो आड़े आ गया है कि उसने ऑफेंस तो ये इतना चिन्ना सा किया है, बट हम सज़ा उसको इतनी देना चाहते हैं। तो ये बीच में इसके बीच में क्या है? हमारा ईगो बैठा है। तो इस ईगो को हम सेटिस्फाई कैसे करें? तो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गवाहों को झूठ बोलने पर सज़ा देने का प्रोविज़न है, उसको हमें सख्ती से लागू करना पड़ेगा। नहीं तो अगले 50 सालों में हम ये जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, ये जो हमारा आधार है, इसको हम पूरी तरह धराशायी कर देंगे। खैर, अभी ये D हमारा पॉइंट है, ही अप्लाइज हिज माउथ। यहाँ अप्लीकेशन की बात है। देखिए यहाँ भी ही अप्लाइज हिज माउथ, अपना मुंह का यूज कर रहा है। किसको? टू पेनिस, वेजाइना, एनस, यूरोथ्रा। अगर कोई व्यक्ति किस तरह से, ये एक तरह से ओरल सेक्सुअल है कि वो जो पुरुष है वो लड़की के वेजाइना पर अपना मुंह को अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ भी देखिए, ये भी एक्सटेंशन है रेप की डेफिनेशन का, कि यहाँ भी आपको स्पर्म नहीं मिलेंगे। अगर आप FSL कराएंगे उसकी वेजाइना का, यहाँ से डॉक्टर सैंपल उठाएगा तो क्या मिलेगा? उसकी लार मिल सकती है बस, है ना? जो लार है उसका सलाइवा मिल सकता है एक्यूज्ड का, बट सीमन तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है वो अपने मुंह का यूज कर रहा है, और या चाइल्ड, बच्चे से ऐसा अपने साथ करवा रहा है, तब भी ये रेप की डेफिनेशन में आएगा। तो आज का हमारा जो पोक्सो एक्ट की सेक्शन 3 पर जो क्लास है, ये आप दोस्तों, आप सभी लोगों को पसंद आएगी, और इससे आपको बेटर अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करने में, जजमेंट करने में, प्रोसिक्यूशन को अपनी एविडेंस कराने में आप लोगों को मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको ये पोक्सो एक्ट को समझने में भी हेल्प आप लोगों को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे लाभ उठाएं।